नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं किसका? डस्ट का। कहां से शुरू होता है? रेगुलेशन 143 से शुरू होता है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, क्या बोलता है कि माइंस के किसी भी वर्किंग प्लेस पर हवा के रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा, कहां की बोल रहा है? हवा में रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा किसके द्वारा अप्रूव्ड टाइप के डस्ट सैंपलर से सैंपल एयर सैंपल लिया जाएगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि माइंस की किसी भी वर्किंग प्लेस में हवा में रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा किसके द्वारा अप्रूव्ड टाइप के डस्ट सैंपलर से एयर का सैंपल लिया जाएगा? किसके द्वारा? सीआई द्वारा अप्रूव्ड टाइप। कहां से? रेगुलेशन 143। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए कि यदि वर्किंग पूर्णतः कोल सीम में हो रही है, कहां हो रही है वर्किंग? कोयला में हो रहा है, कोयला काट के डायरेक्ट कोयला निकाल जा रहा है, ओबी का कोई चक्कर नहीं है वहां पे। ठीक है, वैसा जगह पे क्या हो रहा है? और रेस्पिरेबल स्टील का कितना परसेंट है? 5% से कम हो तो क्या है? वर्किंग पूर्णतः कोल सीम में चल रही है और वहां पर क्या है? रेस्पिरेबल स्टील का कितना है? 5% से कम हो तो डस्ट की मात्रा क्या होनी चाहिए भैया? 2 मिलीग्राम क्यूबिक मीटर। कितना होना चाहिए? 2 मिलीग्राम क्यूबिक मीटर। कहां से? रेगुलेशन 143 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एयर सैंपल लेने में एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा कितने समय का औसत वेट लेते हैं? क्या बोल रहा है? एयर सैंपल लेने में एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा में कितने समय का औसत वेट लेते हैं? कितने समय का औसत वेट लेते हैं? 8 आवर का। कितने का? 8 आवर का। कहां से? रेगुलेशन 143। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि रेस्पिरेबल डस्ट की जांच कितने दिनों में किया जाएगा? यानी रेस्पिरेबल डस्ट का इंस्पेक्शन कितने समय में किया जाएगा भैया? तो 1 मंथ में एक बार, महीने में एक बार। कहां से? रेगुलेशन 143। ठीक है, रेस्पिरेबल डस्ट का इंस्पेक्शन मंथ में एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन। एयर सैंपल के इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज का एग्जामिनेशन, टेस्टिंग और कैलिब्रेटेड जो होता है, कैलिब्रेशन जो होता है वो कितने समय में की जाएगी? किसका? एयर सैंपल के इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज का एग्जामिन, टेस्टिंग और कैलिब्रेटिंग कितने दिनों में की जाएगी भैया? साल में एक बार, अंडर 1 ईयर, साल में एक बार। कहां से? 143 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मापों के परिणाम और अन्य संबंधित ब्यौरों सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? क्या बोलता है क्वेश्चन कि एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मापों के परिणाम, अन्य संबंधित ब्यौरा सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? भैया 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मापों के परिणाम और अन्य संबंधित ब्यौरों सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? कितने दिनों के अंदर? 14 डेज के अंदर, अंडर 14 डेज। कहां से? रेगुलेशन 143 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मापों के परिणाम और अन्य संबंधित ब्यौरों के सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? 14 डेज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की सैंपल लेने के रिपोर्ट बुक पर, कहां पे? एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की सैंपल लेने के रिपोर्ट बुक पर मैनेजर कितने समय के अंदर सिग्नेचर करेगा? भैया 24 घंटे के अंदर में सिग्नेचर करेगा। कितने घंटे के अंदर में? सैंपल के रिपोर्ट बुक पर मैनेजर कितने दिन के अंदर साइन करेगा? 24 घंटे के अंदर में साइन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी वर्किंग प्लेस पर डस्ट परमिसिबल लिमिट से अधिक हो तो क्या है? वर्किंग प्लेस पे डस्ट जो है परमिसिबल लिमिट से मैक्सिमम है, अधिक हो तो किसको सूचना दिया जाएगा? भैया रीजनल इंस्पेक्टर साहब को सूचना दिया जाएगा। कहां से? रेगुलेशन 143 से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी भी वर्किंग प्लेस पर रेस्पिरेबल डस्ट की एवरेज मात्रा परमिसिबल लिमिट से कितना अधिक मिलने पर वहां डस्ट उत्पन्न करने वाले ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डस्ट का। क्या बोला? ध्यान से सुनिए। किसी भी वर्किंग प्लेस पर
रेस्पिरेबल डस्ट की एवरेज मात्रा परमिसिबल लिमिट से कितना अधिक मिलने पर वहां डस्ट उत्पन्न करने वाला ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। कितने पे? 1.5 गुना अगर अधिक मिलता है तो बंद कर देंगे, 1.5 गुना। कहां से? रेगुलेशन 143। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि कोल स्क्रीनिंग प्लांट और सॉर्टिंग ऑफ कोल, छाई, सिंडर, सीमेंट, सैंड, मोर्टार और अन्य सूखे व बारीक माल का कोई ढेर किसी डाउन का शाफ्ट, क्या बोल रहा है? डाउन का शाफ्ट और इंटेक एयर रोडवेज की कितने मीटर के अंदर नहीं रखा जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कोल स्क्रीनिंग प्लांट फॉर सॉर्टिंग ऑफ कोल, छाई, सीमेंट, बालू, मोर्टार, अन्य सूखे बारीक माल किसी का जो ढेर है वो कहां पर? डाउन का शाफ्ट और इंटेक एयर रोडवेज के कितने मीटर के अंदर में नहीं रखा जाएगा। कितने मीटर के अंदर में? 80 मीटर के अंदर में नहीं रखा जाएगा। कहां से? रेगुलेशन 143। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक वर्किंग प्लेस के कितने मीटर के अंदर प्रत्येक रोड और एयर रोडवेज की फ्लोर रूफ साइड को डस्ट जमा होने से रोकने के लिए नियमित रूप से धुलाई की जाएगी। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्किंग प्लेस के कितने मीटर के अंदर में रोड, एयर रोडवेज, फ्लोर रूफ साइड को डस्ट जमा होने से रोकने के लिए नियमित रूप से क्या की जाएगी? धुलाई की जाएगी। कितने मीटर के अंदर में? 60 मीटर के अंदर में। कहां से? रेगुलेशन 143। किसको किसको? वर्किंग प्लेस, रोड, एयर रोडवेज, फ्लोर रूफ साइड डस्ट को डस्ट जमा होने से रोकने के लिए कितने मीटर तक पानी का छिड़काव करना या धुला के रखना है? 60 मीटर तक। ठीक है, आगे। यूजी में एग्जॉस्टेड एयर जिसमें डस्ट परमिसिबल लिमिट हो, वर्किंग प्लेस में सर्कुलेशन से पूर्व डाइल्यूट किया जाएगा तो उसमें रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा वर्किंग प्लेस पर सर्कुलेट करने से पूर्व परमिसिबल लिमिट के कितने परसेंट के नीचे रहेगा। क्या क्वेश्चन? थोड़ा घुमाने वाला है, ठीक से समझिए। यूजी में एक्सट्रैक्टेड एयर, एग्जॉस्टेड एयर जिसमें डस्ट क्या है? परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, पहला टर्म क्या है? डस्ट जो है परमिसिबल लिमिट है। वर्किंग प्लेस में रीसर्कुलेशन से पूर्व डाइल्यूट किया जाएगा तो उसमें रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा वर्किंग प्लेस पर सर्कुलेट करने से पूर्व परमिसिबल लिमिट से कितना नीचे रहेगा? कितना नीचे रहेगा? 10% नीचे रहेगा। कितना परसेंट? 10% डाउन रहेगा, नीचे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा? भैया 7 दिनों में, मिनिमम 7 डेज में। डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन मिनिमम 7 डेज में। और डस्ट रेस्पिरेटर का पूर्णतः जांच, पूर्णतः इंस्पेक्शन कितने दिन में होगा? तो भैया मंथली होगा, महीने में एक बार। ठीक है, अगला चीज क्या है कि डस्ट प्लांट का जो स्केल है वो कितना है? भैया 2000:1। कितना है? 2000:1। किस किस का? डस्ट प्लांट का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोल सीम में वॉलेटाइल मैटर और ड्राई एश फ्री बेसिस 30% से कम हो। कितना? 30% से कम हो तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल किसी भी समय कितना होगा? नॉट लेस देन 75%। क्या बोल रहा है? वॉलेटाइल मैटर और ड्राई एश फ्री बेसिस 30% से कम हो तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल किसी भी समय कितना होगा? नॉट लेस देन 75%। और यही वॉलेटाइल मैटर और ड्राई एश फ्री बेसिस 30% से अधिक हो तो फिर क्या होगा? इनकम्बस्टिबल मटेरियल किसी भी समय कितना होगा? नॉट लेस देन 85%। कितना होगा? नॉट लेस देन 85%। 30% से नीचे रहेगा तो नॉट लेस देन 75% और 30% से ऊपर रहेगा तो नॉट लेस देन 85%। क्लियर? आगे डस्ट में उसके वजन का मिनिमम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डस्ट में उसके वजन का मिनिमम कितना प्रतिशत भाग पानी में पूरी तरह से मिला रहेगा? भैया 30% भाग। कितना? 30% भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले ना एक बात आप लोग बता देता हूं। इस वीडियो के लास्ट में ना जो मैंने पीडीएफ बनाया नया, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है कि इनकम्बस्टिबल डस्ट में फ्री सिलिका कितना परसेंट होगा? भाई क्या बोल रहा है?
इनकम्बस्टिबल डस्ट में फ्री सील का कितना परसेंट होगा भैया? नॉट मोर देन 5%। कितना होगा? नॉट मोर देन 5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनकम्बस्टिबल डस्ट की जांच कितने दिनों में की जाएगी भैया? इनकम्बस्टिबल डस्ट की जांच मिनिमम 3 मंथ में की जाएगी। कितना? मिनिमम 3 मंथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें? इनकम्बस्टिबल डस्ट छींटने से पहले जिस पर कोल्ड डस्ट जमा हो सकती है, सब डस्ट को साफ करके डंगाल सरफेस में कितने देर के अंदर पहुंचा देना है भैया? क्या बोल रहा है कि इनकम्बस्टिबल डस्ट छींटने से पहले कोल्ड डस्ट उस जगह जिस जगह पर कोल्ड डस्ट जमा हो सकती है वैसे डस्ट को साफ करके सरफेस डंगाल पे कितने देर में पहुंचा देना है हम लोग को? 24 आवर। कितने समय में? 24 आवर में ऊपर डंगाल पे पहुंचा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि कोल्ड डस्ट की सफाई और इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव किस दिशा में किया जाएगा? क्या बोल रहा क्वेश्चन कि कोल्ड डस्ट की सफाई और इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव किस दिशा में किया जाएगा? किस दिशा में करेंगे भैया? हवा के बहाव की दिशा में। क्यों? क्योंकि जो डस्ट है वो हवा के साथ आराम से फैले और आराम से बैठे। ठीक है, इसीलिए डस्टिंग जो हम लोग क्या करते हैं कि हवा की दिशा में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम्बस्टिबल डस्ट की सप्लाई में अगर किसी तरह की कमी हो गई, क्या है मेरा प्रश्न कि इनकम्बस्टिबल डस्ट की सप्लाई में किसी तरह की कमी हो गई तो हमको किसको सूचना देना है भैया? किसको नोटिस करना है? मैनेजर साहब को करना है। किसको? मैनेजर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि डस्ट इंचार्ज कौन बनेगा भैया? ये बढ़िया और समझने वाला चीज है कि डस्ट इंचार्ज कौन बनेगा। तो भैया डस्ट इंचार्ज जब भी बनेगा तो कोई मैनेजर बनेगा या ओवरमैन बनेगा, लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर मैनेजर होगा तो डिग्री होल्डर होगा और अगर ओवरमैन होगा तो डिप्लोमा वाला होगा। फील्ड वाले के लिए इसमें कोई जगह नहीं रखा है रेगुलेशन ने। सीधी सी बात है, डस्ट इंचार्ज मैनेजर या ओवरमैन बनेगा, लेकिन मैनेजर है तो डिग्री होल्डर और अगर ओवरमैन है तो डिप्लोमा होल्डर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि कितने टन प्रोडक्शन वाले जगह पर डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज का काम करेगा? क्या है कि कितने टन प्रोडक्शन पर डस्ट इंचार्ज क्या करेगा? सैंपलिंग इंचार्ज का भी काम कर सकता है। कितने पे? 5000 से कम टन से कम प्रोडक्शन वाली जगह पे। ठीक है, 5000 से टन से कम वाला जो प्रोडक्शन वाला एरिया है वहां पर क्या है कि डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज का भी काम कर सकता है भैया। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा? कौन सा सैंपल? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा? 30 डेज में। कितने डेज में? 30 डेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है उसमें कि जोन सेक्शन और उसके किसी भी भाग में सफाई और डस्ट ट्रीटमेंट करने के काम के कितने घंटे के अंदर उस स्थान से सैंपल नहीं लिया जाएगा? क्या क्वेश्चन कि जोन सेक्शन और उसके किसी भी भाग में सफाई और डस्ट ट्रीटमेंट करने के काम के कितने घंटे के अंदर उस स्थान से सैंपल नहीं लिया जाएगा? कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि एयर रोडवेज में डस्ट सैंपल लेने का टाइम इंटरवल क्या है? क्या बोलता है कि एयर रोडवेज में डस्ट सैंपल लेने का टाइम इंटरवल क्या है? कितने टाइम के बाद लेंगे हम लोग? तो भैया नॉट मोर देन 3 मंथ। कितना? नॉट मोर देन 3 मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है रूप? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि भाई सैंपल कहां से कितना लेंगे, कितना गड्ढा खोद के हम लोग सैंपल लेंगे डस्ट का। ये इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए। पहला टर्म क्या आएगा? रूफ एंड साइड से कितनी मीटर गहराई खोद के हम लोग सैंपल लेंगे डस्ट का। तो रूफ एंड साइड में क्या होगा? 5 mm। 5 mm इस तरह से खोदे और यहां से 5 mm से सैंपल निकाले हम लोग। 5 mm तक पे कितना डस्ट बैठा। ठीक है, लेकिन बात अगर बॉटम की करें, फ्लोर की करें, तब क्या होगा? 10 mm। कितनी गहराई से हम लोग को एयर सैंपल डस्ट सैंपल लेना है? तो रूफ एंड साइड पे 5 mm गड्ढा करके
और रूफ बॉटम या फ्लोर की बात करें तो 10 mm गड्ढा करके हम लोग को क्या करना है, डस्ट का सैंपल इकट्ठा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है स्ट्रिप सैंपलिंग में स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है भैया। क्या बोल रहा है कि स्ट्रिप सैंपलिंग में स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है, नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर। कितना है, नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि स्ट्रिप जो है, जो हम लोग लगाते हैं हम लोग, तो वो एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप के बीच की दूरी क्या होगी। क्या क्वेश्चन, कि स्ट्रिप जो हम लगाते हैं तो उसमें एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप की बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी भाई 5 मीटर से अधिक दूर पे नहीं होगा। यानी एक से दूसरे का बीच का दूरी 5 मीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्या बोलता है कि स्पॉट सैंपलिंग कहां से ली जाएगी। क्या बोल रहा है, स्पॉट सैंपलिंग कहां से ली जाएगी, कहां से ली जाएगी भैया, जिग-जैग पथ से। ये जिग-जैग पथ कब होता है बताइए आपको, कहां पर होता है जिग-जैग पथ। तो भैया ये जिग-जैग पथ ज्यादातर कहां होगा कि जब हम लोग हॉलेज लाइन को जहां पर पार कर रहे होंगे ना, वहां पे देखिएगा जो व्यवस्था रहता है चलने का ना, खूंटा देके इस तरह से ऐसे मोड़ के फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, माने कि जेड के आकार का आपको चलना होता है हॉलेज लाइन को पार करने के लिए। वो जो सिस्टम है ना वही जिग-जैग पथ कहलाता है। ठीक है, तो स्पॉट सैंपलिंग हम लोग कहां से लेंगे, जिग-जैग पथ से लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है, सैंपलिंग इंचार्ज कौन होगा भैया। तो भैया 2 ही आदमी होगा, या तो मैनेजर या तो ओवरमैन, इंचार्ज बाबू। ठीक है, आगे बढ़िए। सैंपल कितने दिनों के भीतर एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा भैया, सैंपल कितने दिनों के लिए एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा भैया, तो अंडर 7 डेज के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि मैंने ईसीएल को मद्देनजर, उसके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया था जो रेगुलेशन ऑफ ओवरमैन हैंडबुक का मिलता जुलता रूप था। काफी बच्चों ने पसंद किया, काफी ने सराहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ टॉपिक मैं WCL के लिए लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, और इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, कितना पेज है, टोटल कितना क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस चीज को समझते हैं, बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। इसके अंदर में ये जो नया पीडीएफ में बनाया है WCL के लिए, आपके ECL का पीडीएफ आपके पास है, ये WCL का पीडीएफ है, और ऐसा कुछ नहीं है, पूछेगा तो सारे से मिला के क्वेश्चन, लेकिन वो होता है ना कि स्टाइल किसका कैसा है, तो उसके मद्देनजर इस पीडीएफ में क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेथड ऑफ वर्किंग से 87 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा लॉन्ग वॉल से 27 क्वेश्चन, ठीक है। फेंसिंग और गेट से 20 क्वेश्चन, सिंकिंग शाफ्ट से 26 क्वेश्चन, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, आज तक आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से सबसे ज्यादा 230 क्वेश्चन है भैया इसमें। ओपन कास्ट मशीनरी 65 क्वेश्चन, एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन ओवरमैन एज पर रेगुलेशन 19 क्वेश्चन, व्हाइट वॉश नॉइज और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से टोटल 12 क्वेश्चन, फर्स्ट एड से 19 क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर से 15 क्वेश्चन, कोल डस्ट से 39 क्वेश्चन, जियोलॉजी से 13 क्वेश्चन और ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से 26 क्वेश्चन। टोटल आपका पेज होगा 56 और टोटल क्वेश्चन का संख्या होगा 680 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का दिल करे तो जिस तरह से अगली बार आप लोगों ने किया था, क्या किया था, 8540874274 पे 250 रुपया का गूगल पे या फोन पे कीजिएगा भैया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जिस तरह से अगली बार किए थे, आप स्क्रीनशॉट अपना भेजिए पेमेंट का, ठीक है, अपना नाम भेजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफी भीड़ हो जाता है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है भैया। और एक खास विनती है कि भैया कॉल लिमिट कीजिए आप लोग, ठीक है, लिमिट कॉल कीजिए, जरूरत हो। और कॉलिंग का समय इस बार मैं बता देता हूं भैया कि आप कॉलिंग सिर्फ 11 बजे दिन से लेके 2 बजे दिन तक कर सकते हैं बस, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलिएगा सर ऐसा क्या बोल रहे हैं, तो भैया हम लोग 4 फैमिली हैं। एक हमारी माता जी हैं जो 100% पैरालाइज है, 4 साल का एक बच्चा है, एक वाइफ एक हम है,
तो इस काम को हम और वाइफ मिलकर ही करते हैं। तो घर में और भी सारे काम रहते हैं, उनको भी देखना है, इसको भी देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बता दिया पीडीएफ के अंदर क्या है, आपको लेना है नहीं लेना आप खुद देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मिला लीजिए पुराने पीडीएफ से इस पीडीएफ से, ये नंबर है, ये तरीका है, आप ले सकते हैं। चलते चलते आप लोगों से विशेष आग्रह करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज तक आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे चैनल को बहुत हिम्मत दी, जिस कारण आज मैं लगभग 4,500 सब्सक्राइबर पे पहुंचा हूं। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है दोस्तों। और मैं वादा करता हूं कि माइनिंग की दुनिया में मैं इसी तरह, जिस तरह से मैं पढ़ाता आया हूं, एक समय में इतना दे दूं कि आप जैसे लड़कों या नए बच्चे या कोई भी नया स्टूडेंट आए, उसको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक मैं देता हूं दोस्तों। मैं एमसीक्यू ये इस चीज पे ना मैं भरोसा नहीं करता हूं। अगर आपका बेसिक कहता है ना कि बच्चा का पहाड़ा कंप्लीट है तो कोई भी मैथ बना लेगा, तो भैया मैं सिर्फ पहाड़ा ही पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं इसी धरने पे चलूंगा कि जब तक मेरा एक एक चीज मेरा छिल छिल के मेरे वीडियो पे नहीं आ जाए, ठीक है। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। और आप लोगों से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप लोग का ईसीएल का एग्जाम है दोस्तों, और बिंदास होके लिखिए आप लोग, एकदम टकाटक। नौकरी मिले नहीं मिले भाई, एक बात जान लो, मेहनत से एक कदम आगे लक है दोस्तों। इस चीज को हमेशा माइंड में बिठा लो। और जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि नौकरी नहीं लगा तो हम रोड पे आ गए, बिल्कुल नहीं। मर्द हैं, बाजू में दम है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। एकदम बिंदास होकर लिखो, एकदम तैयारी आप सबकी बहुत बढ़िया है। बस ऊपर वाला देखो किस पे कितना मेहरबान होता है, ठीक है। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।